प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग बच्चों के वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वर्क फॉर एनर्जी नाम का जो चैप्टर है ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मतलब क्या बोलते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब मदद करता है बच्चों। और हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट को समझने वाले बच्चों। तो पहले मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग बच्चों खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी आता है बच्चों। खाना खाने से क्या आता है, एनर्जी आता है। जैसा कि कोई भी आदमी बच्चों खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या हमारे अंदर एनर्जी है, तो उस एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं बच्चों। एनर्जी से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप दौड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी उसेन बोल्ट जैसे बहुत तेज़ दौड़ता है बच्चों, तो 100 वो जब रेस होता है तो वो बहुत तेज़ दौड़ता है। और वही कहीं एक दूसरा आदमी, एक बूढ़ा आदमी उतना ही दूर चलेगा, तो दोनों बच्चे काम तो सेम ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक बहुत तेज़ी से जा रहा है और एक बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो दोनों में अंतर किसका आ रहा है बच्चों, उसको पावर बोलते हैं, उसको पावर बोलते हैं। ये सब चीज़ों को बाद में डिटेल से समझेंगे बच्चों। अभी समझते हैं, अभी मैं स्टार्ट क्या करूँगा, हम लोग वर्क समझेंगे बच्चों। आखिर वर्क क्या होता है, तो फिजिक्स में जो हम लोग नॉर्मल वर्क बोलते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में वर्क क्या बोला जाता है कि वर्क नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग बोलते हैं बच्चों, जैसे कि आप माथे पे लेके कुछ खड़े हैं तो हम लोग बोलेंगे कि उससे वो कुछ काम कर रहा है। जैसे कोई आदमी आइटेड हो रहा है तो वो काम कर रहा है बच्चों, या कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो भी हम लोग कहते हैं कि वो काम कर रहा है बच्चों। नॉर्मल में कोई खाना बना रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं वर्क, जो नॉर्मल लाइफ में। लेकिन जो फिजिक्स में बच्चों वर्क होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो फिजिक्स में हम लोग, फिजिक्स या साइंस बोलना चाहिए, तो साइंस में जो हम लोग वर्क बच्चों डिफाइन होता है वो समझना बहुत जरूरी है। आखिर वर्क क्या होता है, और यही चीज़ आपको बच्चों पूरे फिजिक्स में आपको याद रखना है कि वर्क आखिर हम लोग साइंस में या फिर ज़्यादा बेहतर फिजिक्स में हम लोग उसको क्या मतलब वर्क का क्या मतलब है। तो वर्क क्या होता है बच्चों बताता हूँ। जैसे आप अगर यदि आप बच्चे चल रहे हो तो चलते हो, तो आप मुझे बताओ आखिर थकता कौन है। जब आप रोड पे चल रहे हैं तो थक कौन रहा है, रोड थक रहा है या आप थक रहे हैं। तो रोड तो नहीं थकता बच्चों, थकते कौन है, आप थकते बच्चों। तो काम कौन कर रहा है, काम आप कर रहे हो उससे। और फिर जैसे बच्चों आपने कभी ट्रेन वगैरह में चढ़ाई होगा, ट्रेन में सभी लोग चढ़ते हैं। तो ट्रेन में चढ़ने के लिए जब आप प्लेटफॉर्म में कहीं जाएंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, आप स्केलेटर वगैरह देखेंगे, स्केलेटर लगा रहता है। एक तो नॉर्मल सीढ़ी होता है और एक स्केलेटर रहता है। तो जब आप सीढ़ी से जाएंगे, नॉर्मल सीढ़ी से, तो उसमें थकता कौन है, उसमें आप थकते बच्चों, और सीढ़ी नहीं थकता है, सीढ़ी नहीं थकता, थकते आप हैं। लेकिन जब आप स्केलेटर पे चलेंगे, जो स्केलेटर क्या होता है, मूविंग स्टेयर है, वो खुद ही चल रहा है। तो जब आप स्केलेटर पे मस्त चढ़ गए और खड़ा है और स्केलेटर खुद आपको ऊपर ले जा रहा है, तो वहाँ पे काम कौन कर रहा है, वहाँ पे काम आप नहीं कर रहे बच्चों। तो आपको थकावट नहीं होती। वहाँ थकता कौन है, वहाँ स्टेयर, वहाँ सीढ़ी थक रहा है। सीढ़ी थकने का मतलब स्टेयर बच्चों काम कर रहा है। स्टेयर कैसा काम कर रहा है, उसमें पावर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक से वो चल रहा है, तो उसमें कुछ पावर इनपुट हो रहा है, उसमें कुछ एनर्जी डाला जा रहा है, तो वहाँ पे काम सीढ़ी कर रहा है बच्चों। और ऐसा ही आपने अगर लिफ्ट में चढ़ा है कभी, तो लिफ्ट में भी आप नहीं थकते बच्चों। लिफ्ट यूज करने से आप थकेंगे, नहीं थकेंगे, तो उसमें थकता लिफ्ट है बच्चों। तो काम कौन कर रहा है, काम लिफ्ट कर रहा है, उसमें आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों वर्क अलग अलग केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्क कोई और कर रहे हैं। तो जो वर्क करता है वो बच्चों वो थकता है, लेकिन उसका उल्टा नहीं कि जो आदमी थक रहा है तो वो काम ही कर रहा है, ऐसा नहीं बच्चों। कोई आदमी यदि माथे पे 10 kg का वेट लेके खड़ा है तो वो ऑब्वियसली वो थक रहा होगा। पर फिजिक्स या साइंस में इसको वर्क नहीं बोला जाता बच्चों, इसको साइंस से वर्क नहीं बोला जाता। तो वर्क आखिर हम लोग डिफाइन कैसे करें, ताकि सारा जो सिचुएशंस हम लोग जो फिजिकल फेनोमेना जो देख रहे हैं तो उसमें आखिर वर्क को हम लोग डिफाइन कैसे करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वर्क को हम लोग डिफाइन ऐसा करते हैं बच्चों कि वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वर्क पहले आता है किस लिए, तो वर्क आता है फोर्स के कारण बच्चों। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चों, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, मोशन को स्टडी कैसे करते हैं ये मैंने बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि आखिर मोशन होता ही क्यों है, तो उसके लिए मैंने फोर्स बताया बच्चों। फोर्स से फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताया, जिससे कारण हम लोग वो मोशन देख रहे हैं, मोशन का काउज क्या है। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये थोड़ा अलग चीज़ है। यहाँ पे भी वर्क पढ़े, तो वर्क बच्चे फोर्स से रिलेटेड है। तो वर्क किसका कहलाता है, वर्क ऑफ ए फोर्स बोला जाता है। जब भी वर्क बोला जाएगा तो वर्क क्या बोला जाएगा, वर्क किसी फोर्स ने कितना वर्क किया ये बोला जाता है। तो ये बात याद रखना कि वर्क ऑफ ए फोर्स बोला जाएगा। तो वर्क ऑफ ए फोर्स क्या होता है बच्चों, कि जिस फोर्स ने, जैसे एक ऑब्जेक्ट में लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं बच्चों, उसको मैंने धक्का दिया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। तो इसने यहाँ से यहाँ पर इन्होंने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे वर्क क्या है बच्चों, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ। तो जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो उससे कारण ये ऑब्जेक्ट चल रहा है बच्चों। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उससे एक वर्क डिफाइन होता है। तो वर्क ऑफ ए फोर्स हम लोग डिफाइन क्या करते हैं बच्चों, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्क को W से लिखते हैं बच्चों, और इसको लिखते हैं
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर ये बच्चा ये पूरी बात नहीं है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा क्या ये हमेशा सही है? ये भी पूरी बात नहीं सर, ये बेटा एक पार्टिकुलर कंडीशन में आता है। ठीक, तो पहले समझता है कि वर्क देखो, समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो वर्क का जो हम लोग वर्क ऑफ फोर्स जो बात कर रहे हैं, तो वर्क का लेना देना किससे है? एक तो फोर्स से लेना देना और दूसरा डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है बच्चों को। वर्क का किससे लेना देना है? एक तो फोर्स से लेना देना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जब भी बात होगा बच्चों, दो चीज़ों का ध्यान रखना कि उसमें फोर्स लग रहा है प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो ये दो चीज़ हमको ध्यान रखना है, तभी वर्क वहाँ पे हम लोग फिजिक्स में डिफाइन कर रहे हैं, तभी वर्क डिफाइन हो रहा है। जैसे कोई आदमी भेज दी, ये ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा हुआ बच्चों, वो यहाँ पे फोर्स में ऊपर से ऐसे लगा रहे हो, उसको प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल पे और ऊपर से आप प्रेस कर रहे हो, तो ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो इस पर वर्क क्या हो रहा है? वर्क बच्चों इसमें जीरो बोला जाएगा, इसमें कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है। इस केस में फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा बच्चों। तो फोर्स सिर्फ होने से भी वर्क नहीं होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए, तभी वर्क बच्चे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फोर्स, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ऑफ ए फोर्स होगा ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ठीक है, ये होगी पहली बात। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि वर्क हमेशा क्या होता है कि वर्क मतलब हमेशा सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आखिर मतलब कौन सा डायरेक्शन में होता है, उस पर डिपेंड करता है। कि मान लीजिए एक, जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक, गाड़ी से आप जा रहे हैं, अब गाड़ी में चल रहे बाइक से, आप जैसे ब्रेक दाबे तो क्या थोड़ा सा आप स्किड करते हैं ना। आप लोग क्या होता है, ब्रेक जैसे हट से मारे तो गाड़ी थोड़ा हल्का स्लिप कर रहा है, मान लो तेज़ी में आ रहे हो, आपने डिस्क ब्रेक मार दिया तो गाड़ी हल्का स्किड होगा। तो उस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि ब्रेक जब आप लगा रहे हैं, ये समझो ये बाइक है, ये क्या है, ये मेरा बाइक है, तो जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो बाइक पे एक पीछे की ओर ये जो रोड है फ्रिक्शन, इस पर एक पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट तो जब आप ब्रेक दाबते हो चक्का रुक जाता है, लेकिन फोर्स बच्चों रोड ही लगाता है, तो रोड एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है जब आप ब्रेक लगा देते हो तो इस पूरे बाइक पे, और उसके कारण ये बाइक धीरे धीरे रुकता है। तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। जैसे बाइक चल रहा है, ब्रेक दाबे तो कुछ देर थोड़ा आगे जाके वो रुकता है। तो उस केस में क्या होता है कि वर्क डन मेरा निगेटिव होता है बच्चों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो इस केस में वर्क मेरा निगेटिव होता है। तो वर्क क्या हो सकता है? वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और वर्क यहाँ पे जीरो हो रहा है बच्चों, तो वर्क जीरो भी हो सकता है। और वर्क कैसा क्वांटिटी बच्चों? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं है, मतलब वर्क का स्केलर है। तो वर्क का यूनिट क्या हो सकता है मैं बताता हूँ आपको, देखिए। तो वर्क क्या है बच्चों? वर्क हमने क्या लिखा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ठीक, नॉर्मल हमने लिखा है जो। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर लिख देते हैं। तो उसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो इसी वर्क को हम लोग बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर, इसको जूल बोला जा रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, ये पढ़ने वाले। तो जनरल वर्क क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि जनरल वर्क तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है, बट आपके सिलेबस में जो है बच्चों वो क्या है? वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इसी में हम लोग अपने आप को लिमिट रखेंगे और यहीं तक हम लोग अपने आप को पहले समझेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या है? तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो आता है वो क्या आता है बच्चों? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आता है, क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है सर? ये क्या बात आप लिख रहे हैं? तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चा क्या होता है वर्क डन? मैं उसको सेंटेंस में लिखता हूँ बच्चों, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये लिख देता हूँ, वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क इज डिफाइंड एज product of force and displacement तो वर्क कैसे डिफाइन है बच्चों? फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, ठीक। तो और उसी वही चीज़ ये लिखा हुआ, ये आपको ये क्या है बच्चों? एस कॉस थीटा। ये एस कॉस थीटा क्या है?
एस कोस थीटा ही वो है जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो समझो यहाँ पर, तो कॉस थीटा क्या बच्चों, ये भी बता रहा हूँ कि कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों जो थीटा एंगल होगा उसका कोसाइन ले लेना है, तो वो होता है वो कॉस थीटा हमको लेना है। तो यहाँ पे वर्क ये हुआ, समझो बच्चों ऐसे एक फोर्स लग रहा है, ठीक, और इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के ऐसे खींच रहे हैं, रस्सी को बांध खींच रहे हैं, तो क्या हो, ये रस्सी से ऐसे खींचा जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, और ये डिस्प्लेस बच्चों आगे ही हो रहा है, डिस्प्लेस तो आगे हो रहा है, ये आगे की ओर चल रहा है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो वर्क डन बच्चों यहाँ पे ये लिखा जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। कौन सा याद रखना है कि वर्क डन आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम। आप देखो यहाँ पे, और थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री आता ही होगा कि थीटा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों। तो थीटा जब जीरो होता है, ठीक, थीटा जब जीरो, थीटा जीरो का मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों। मतलब जब थीटा जीरो होगा बच्चों, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस जीरो 1 होता है, ये आपको याद रखना बच्चों, कॉस जीरो 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब ऑब्जेक्ट पे बच्चों फोर्स भी इधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट चल भी इधर रहा है, तो इस केस में मेरा फॉर्मूला जो होता है बच्चों, ये भी आपको याद रखना है कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा लिख देंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है तो आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है। वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल, थीटा का आप जरूरत नहीं, थीटा का वैल्यू मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ बच्चों। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जब पूछा जाएगा तो क्या बताना है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब, जब थीटा जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो बच्चों। तो ये हो गई। अब अगर यदि क्या बच्चों, जैसे मैंने एक बाइक वाला केस लिया था, उसमें क्या था, फोर्स आगे था और डिस्प्लेसमेंट पीछे, मतलब फोर्स पीछे था और डिस्प्लेसमेंट आगे था बच्चों, ऐसा था। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, तो फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों बीच एंगल कितना बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे, F इंटू एस इंटू कॉस 180 लिख देंगे। और कॉस 180 क्या होता है बच्चों, ये भी आपको याद रखना, कॉस 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन आएगा बच्चों। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब थीटा जीरो होता है तभी होता है बच्चों, और फोर्स इक्वल टू -Fs आने वाला है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और एक केस बच्चों आपको याद रखना है, कौन सा, जैसे ये वाला केस लिया था, फोर्स इधर लग रहा है बच्चों और ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे चल रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अभी एंगल कितना है, अभी एंगल तो सर 90 है, और cos 90 कितना होता है बच्चों, cos 90 जीरो होता है सर, cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जीरो। तो ये याद रखना बच्चों, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होता है, 90 मतलब एक ऐसे और एक ऐसे लग रहा होगा, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों एंगल 90 है तो वर्क आपका जीरो होता है। तो ये बात आपको 3 बातें याद रखनी। क्या क्या, जब एंगल जीरो है फोर्स, वर्क डन हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा। और यदि एंगल 180 है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, तो वर्क कैसे लिखेंगे, -Fs। और जब एंगल जीरो है तो उस केस में, जब एंगल जीरो नहीं, एंगल जब 90 है तो उस केस में वर्क जीरो आता है बच्चों। तो आई होप आपको ये मतलब वर्क का ये 3 फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। तो आए बच्चों एक सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्या बच्चों, देखो यहाँ पे एक यार बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही बदमाशी बच्चा था, वो बच्चा बहुत बदमाश कर रहा था, उसको पनिशमेंट मिला। क्या मिला कि 5 kg का सामान इसके माथे पर रख दिया गया और बोला अब आपको मतलब यहाँ से वहाँ तक जाना है, 100 मीटर जाना है, तो 100 मीटर इसको इधर जाना है, ठीक। ये बच्चों उसको 5 kg का सामान लेके जा रहा है। अब पूछा गया कि आखिर जो इस पर एक बेटा फोर्स लग रहा है, वर्क ऑफ ए फोर्स बताया था मैंने,
तो मैं पूछता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये आपको बताना बच्चों कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। जो ये मास है बच्चों 5 kg का जो माथे पे लिया है उस पर कुछ तो वेट लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है बच्चों, तो उस ग्रेविटी का वर्क उस पर कितना हो रहा है ये आपको बताना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा, तो वर्क हम लोग कैसे डिफाइन किए थे बच्चों, ग्रेविटी क्या कांस्टेंट फोर्स है, बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स है सर। ग्रेविटी हमारे लिए तो कांस्टेंट ही है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है वेट का, तो वेट बच्चा यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट मान लें। तो वर्क क्या होगा F इंटू एच इंटू कॉस थीटा मैंने बताया है। तो आदमी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बच्चों, ये आदमी के साथ बुक भी जा रहा है, ये किधर जा रहा है आगे जा रहा है, और बता रहे ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स से नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और ग्रेविटी इधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है बच्चों और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बोल सकता हूँ मैं, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है सर। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, 0, ये मैंने बता रखा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, 0 हो, बिल्कुल 0 होगा सर। आप बताओ, ये आदमी कुछ तो काम कर रहा होगा, तो कोई फोर्स तो काम कर ही रहा है, कौन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक क्या हो रहा होगा, ये माथा इसका माथा क्या कर रहा है, ये मान लिया 100 मीटर चला गया, ठीक। तो ये जो माथे पर रखे रहता है उससे क्या होता है बच्चों, तो कांटेक्ट के बीच में एक सरफेस होता है, तो उससे क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस माथे पे, इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, इस माथे से माथा उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होता है, तभी तो ये आगे जा रहा है, जा ही रहा होगा। और ये कितना बटा जा रहा है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर फोर्स F लग रहा हो, कुछ मान लेते फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जब कांटेक्ट होता है तो 2 फोर्स होता है, एक तो नॉर्मल और एक बड़ा फ्रिक्शन। आपको भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप समझो इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा क्योंकि इसको ये इसके ऊपर से ले जा रहा है, तो ये इस पर काम कर रहा है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों के बीच के एंगल क्या है, 90 डिग्री बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब एक और सवाल लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक मास दिया हुआ है 10 kg का, ठीक, और इस पर एक फोर्स लग रहा है बच्चों कितना, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ बच्चों मैंने एक और सवाल लिया, इस सवाल को ध्यान से देखो। यहाँ पर सवाल क्या है कि एक ब्लॉक बटा 10 kg का है और इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक 10 kg का मास और उस पर 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये फोर्स कब तक लग रहा है, 10 सेकंड तक लग रहा है। पूछा गया है कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया बच्चों 10 सेकंड में, तो ये हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, देखो पहले आपको समझना होगा कि जब इस पर फोर्स लगेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बताना। न्यूटन्स लॉ से आप बता सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है अनबैलेंस तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उस पर एक एक्सेलेरेशन आता है, उसके कारण वो चलता है, किधर चलेगा, ये इसी डायरेक्शन में बच्चों। जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब कि वो इसी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है बच्चों, देख लो एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, फोर्स बाय मास, फोर्स 100 न्यूटन, मास है 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बच्चों एक्सेलेरेशन है। और एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका मतलब मेरे को डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है, तो वर्क डन के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। क्वेश्चन क्या दिया, वर्क डन, वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो 0 होगा, मतलब थीटा क्या है बच्चों 0, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा, तो फाइनली क्या होगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये मुझे फाइनली यहाँ तक पहुँच गया क्योंकि जिधर लग रहा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे यही समझना है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, फोर्स तो दिया हुआ बच्चों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ। कौन सा यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, ये यूज कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर इनिशियल क्या है, u तो 0 था तो 0 हो गया बच्चों, शुरू तो रेस्ट में है, और हाफ यहाँ 10, टाइम क्या बच्चों 10 सेकेंड, तो 10 का होल स्क्वायर कर दो,
फाइनली ये क्या आ जाएगा, इससे ये हो गया 5 और ये आ गया बच्चों 100, तो ये आ गया 500 मीटर। तो 500 मीटर ये ऑब्जेक्ट बच्चों चलने वाला है, ये तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड बच्चों, और 10 सेकंड में 500 मीटर चलेगा। तो ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो वर्क डन अब मैं लिख सकता हूँ, फोर्स कितना है 100 न्यूटन सर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर, और ये क्या है न्यूटन मीटर, या इसको बड़ा क्या बोल सकते हो, जूल बोल सकते हो। तो ये हो गया 5 × 10⁴ इतना जूल बोल सकते हो, इतना जूल बच्चों वर्क हुआ है यहाँ। तो ये बात आपको समझ में आएगा बच्चों, और आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो बच्चों एक और बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो और कंसेप्ट को ध्यान से समझो। सवाल क्या बच्चों, एक ब्लॉक दिया है और ये ब्लॉक क्या हो रहा है अभी 5 kg का मास, वही मास क्या हो रहा है चल रहा है बच्चों। कैसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बच्चों। इसकी इनिशियल स्पीड है कुछ, ये मतलब जा रहा था, और इस पर इधर से फोर्स लगना चालू हुआ। ये t=0 पे की बात है बच्चों, जब टाइम स्टार्ट किया। तो क्या 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये चल रहा था इधर, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आगे की ओर जा रहा है, और इधर से एक आदमी इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, इधर से पुश कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे रुकने वाला है बच्चों, क्योंकि इस पर तो स्पीड इधर से आ रहा है और आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुकेगा। तो इसकी ये कम होने वाली बच्चों, ठीक, ये बात समझो। तो हमको क्या निकालना, वर्क डन। वर्क डन के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। पूछा कब है, वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहीं जाके बच्चों रुकेगा। रुकेगा मतलब इसकी यू 0 होने वाली बच्चों, ये किसी मोमेंट पे रुकेगा, इसकी स्पीड 0 होने वाली, क्योंकि धीरे धीरे घटेगा। इधर से अपोजिट में फोर्स लग रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाएगा। तो उस समय कितना वर्क डन हुआ इस दौरान में, ये पूछा बच्चों। तो इसको निकालने के लिए और इसी फोर्स का वर्क डन ये पूछा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा क्या बच्चों बताना जरा, कि फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, आगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में क्या एंगल है, 180। तो कौन सा केस यूज करेंगे, -Fs। कुछ याद आ रहा है बच्चों, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स मेरे पास मालूम है, फोर्स हमको पता है सर, फोर्स का कोई झंझट नहीं। डिस्प्लेसमेंट मालूम है क्या, नहीं मालूम है सर। कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर बताना जरा, एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फोर्स बाय मास। फोर्स लग रहा है कितना, 20/5, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों, लेकिन एक्सीलरेशन किधर से लग रहा है, एक्सीलरेशन पीछे की ओर है, और v आगे की ओर है बच्चों, u। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, तो इस ये कौन सा होगा, निगेटिव डायरेक्शन। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लगाएंगे हम, हमारे पास बहुत सारा है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ पे टाइम कुछ नहीं दिया बच्चों, लेकिन बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये मुझे पता है, क्योंकि जब ब्लॉक स्टॉप हो रहा है तो उसमें v 0 होगा। तो हम लोग जहाँ पर u और v दोनों इन्वॉल्व, ऐसा इक्वेशन यूज करने वाले। ये कौन सा इक्वेशन था, याद दिलाता हूँ आपको। तो v² = u² + 2s, ये क्वेश्चन याद करिए। ये क्वेश्चन हमने बताया था जब u, v और s दिया हो। तो यहाँ पे u, v कितना बच्चों, 0, बाद में ये रुक गया, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर बच्चों +2, और एक्सीलरेशन क्या बच्चों, निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि u और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, इधर सारा पॉजिटिव ले आओ तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। तो एक्सीलरेशन इज -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा 100 - 8s, ऐसा आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ये 0 है तो इधर ले आओ, तो 8s = 100 आ जाएगा। तो s = 100/8, या फिर 25/2 बोल देते हैं बच्चों, ठीक। तो इतना मीटर आ गया। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, अब तो सारा काम सिंपल होगा। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्क डन। देखो यहाँ पे क्या, माइनस फोर्स कितना बच्चों, फोर्स दिया है 20 न्यूटन भाई साहब, फोर्स है 20 न्यूटन, और यहाँ पे क्या है बच्चों, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कितना है जल्दी बताओ, 25/2 कितना मीटर है बच्चों। तो आपको कैलकुलेशन सही से करना है, तभी मतलब आंसर सही आएगा। यहाँ 10 डाल दो, आ जाएगा -250 जूल। तो वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बच्चों। तो आई होप बच्चों ये सारे सवाल और वर्क का थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं और वर्क डन बाय फोर्स पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे क्लास में हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि आखिर एनर्जी क्या है, पावर क्या होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आगे बातें होती रहेंगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। टाटा बाय बाय।